कैंसर के घाव और कोई सामान्य घाव में कोई अंतर है उसको? जी, जी, बिल्कुल। तो अगर आप देखें कि सपोज़ किसी का पेट ख़राब है तो कुछ मुँह में छाले हो गए, या कोई वैसे कुछ आपने कुछ स्पाइसेस ले लिए तो मुँह में छाले हो गए, तो वो जो छाले होंगे वो पेनफुल होंगे और वो बहुत छोटे-छोटे, शायद आपको आँख से दिखें भी नहीं। लेकिन ये जो छाला होगा ये पेनलेस होगा। अगर कोई भी घाव बन रहा है तो आप उसकी बायोप्सी ज़रूर कराएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ासकर इस बात का भ्रम है कि अगर बायोप्सी करेंगे तो वो बीमारी फैल जाएगी। तो अगर कुछ लोग ये वीडियो आज देख रहे हैं और आज भी वो संभल जाएं तो वो ओरल कैंसर से बच सकते हैं। और जानकारी ही बचाव है, और बचाव इलाज का सबसे बड़ा उपाय है। तो अगर धूम्रपान और जो तंबाकू है उसका नशा छोड़ दिया जाए तो ओरल कैंसर से हाई चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं। और सर, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं एडिक्शन की वजह से, उनके लिए क्या सलाह देंगे? आप क्या सलाह देते हैं ऐसे पेशेंट को? कि आपके यहाँ पेशेंट आते होंगे, आप कहते होंगे भाई ये मत खाइए, ये तंबाकू मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए, जी लेकिन फिर भी वो एडिक्टेड ऐसे हैं कि वो फिर उसको क्विट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए उन जी, लोगों को? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दो तरीके हैं इसके। नमस्कार, आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं अतुल। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो चुपचाप आती है और धीरे धीरे पकड़ बनाती है, और जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं बात कर रहा हूं ओरल कैंसर की, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मुंह का कैंसर भी कहते हैं। गांव से देहात से लेकर शहर की गलियों तक हर नुक्कड़ पर गुटखे तंबाकू की पुड़िया बिकती रहती है। लोग रोटी भले न खाएं, लेकिन जर्दा, पान मसाला, तंबाकू ज़रूर चबाते हैं। इस कारण हर साल हजारों लाखों लोग इस लत के चलते अपनी आवाज़, अपनी मुस्कान और अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। क्यों होता है मुंह का कैंसर? इसे कैसे बचा सकता है? और अगर हो जाए तो क्या उम्मीद है? हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफ ऑन्कोलॉजी डॉक्टर रजत बजाज। डॉक्टर साहब से हम आज जानेंगे कि ओरल कैंसर की सच्चाई क्या है, उसके लक्षण और उसकी इलाज क्या है, जो सबको जानना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। वेलकम सर। सर, थैंक यू। मैं जैसा बता रहा था कि अप्रैल ओरल कैंसर का अवेयरनेस मंथ है, और अभी हम ये देख रहे थे कि मैं पढ़ रहा था जब आप इस इंटरव्यू से पहले कि ओरल कैंसर के दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले हिंदुस्तान में ही हैं। जी। तो ऐसा क्यों है सर कि क्या ये सिर्फ तंबाकू और सिगरेट के यहाँ पे ज़्यादा सेवन, क्योंकि और भी देश हैं जहाँ पे बहुत तंबाकू और सिगरेट का सेवन होता है? हुँ। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ओरल कैंसर या कुछ ही ऐसे और कैंसर हैं जिनके अंदर जो इंसिडेंस है वो इंडिया में ज़्यादा है और वेस्टर्न पॉपुलेशन में कम है, और ओरल कैंसर उसमें से एक है। जो आपने बात की उसमें जो स्मोकिंग की आप बात कर रहे हैं, डेफ़िनेटली अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो धूम्रपान, मदिरा का सेवन, ये सब चीज़ें जो हैं ओरल कैंसर को बढ़ाती हैं। अगर हम टोबैको की बात करें तो जो स्मोकलेस टोबैको होता है, जो तंबाकू होता है, वो भी बढ़ाता है। तो हमारे देश में तंबाकू का सेवन बाकी देशों से ज़्यादा है, और बाकी देशों में आप देखते हैं तो स्मोकिंग, मतलब जो हम्म। धुआं वाला स्मोकिंग हो गया, वो ज़्यादा है। तो अगर तंबाकू की बात करें तो ओरल कैंसर दो प्रकार का हो गया। एक हमारे मुंह का, जो हम ओरल कैविटी देखते हैं, और एक पीछे का जो गले का हिस्सा, और ओरोफैरिंक्स बोलते हैं। तो जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोक पीछे की तरफ जाती है, तो ओरोफैरिंक्स और लैरिंक्स तो आपको वेस्टर्न पॉपुलेशन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे वहाँ का मतलब कैंसर। उसको सिंपली थ्रोट कैंसर कहा जाएगा उसको? थ्रोट का कैंसर। और यहाँ पे जो मुंह का कैंसर है, जिसमें आता है लिप, जो हम्म। जीभ हो गई, जो गाल हो गया, और जो फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया, वो सारी जो चीज़ें हैं वो तंबाकू, जो आदमी खैनी या पान या तंबाकू खा रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक जगह पर उसको रख लेते हैं, जिसकी वजह से उसका जो रस होता है वो पूरे मुंह में फैलता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे में अगर ये सब लिया जाए तो वो ओरल कैंसर सर, करता अगर है। हम इसको ऐसे समझें कि सिर्फ बेसिक से समझना चाहें कि असल में ओरल कैंसर है क्या, क्योंकि हम जब मूवीज़ देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में तो जी वहाँ एक ऐड आता है कि आपको जी इस तरह का जो है बहुत सड़े हुए ऐसे मुंह दिखाते हैं, और जी। अमूमन वार्निंग्स भी जो है सारे टोबैको पैकेट्स पे और सिगरेट के डिब्बों पर होते ही हैं। हम्म एक आम आदमी समझना चाहे ओरल कैंसर या माउथ कैंसर ये क्या हम्म। है और कैसे होता है? जी, जी। तो वो जो आप सड़े हुए मुँह बोल रहे हैं, वो हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं। हम अच्छा। चाहते हैं कि ऐसे मरीज़ ना आएँ। हम चाहते हैं कि इसके बारे में जागरूकता हो, और अगर जागरूकता होगी तो या तो ये बीमारी नहीं होगी, और उसके लिए डेफ़िनेटली पेशेंट या जो भी आम आदमी है उसको अपना जो एडिक्शन है, जो स्मोकिंग है, जो अल्कोहल है, उसको छोड़ना पड़ेगा। या कि अगर हो भी रही है तो हमें शुरुआती लक्षण में पता लग जाए, और अगर शुरुआती में पता लग जाएगा तो हम
उसका संज्ञान टाइम से लेके उसको पूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ओरल कैंसर एक मुंह का कैंसर है। कैंसर का मतलब हुआ कि एक सेल जो हमारी बॉडी में नॉर्मल है, जो कि 1 से 2 और 2 से 4 होने में कुछ वक्त लगाता है, तो अगर कैंसर हो गया तो वो सेल 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 16 होने में बहुत कम वक्त लगाता है और बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, तो उसको बोलते हैं कि ये कैंसर हुआ। वो कैंसर अगर मुंह में हो जाए तो माउथ का कैंसर, गले में हो जाए तो थ्रोट का कैंसर। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसा कि हमने बात की कि धूम्रपान हो गया, तंबाकू का सेवन हो गया। इसके बिना भी अगर कोई धूम्रपान और तंबाकू कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस हैं, रिस्क फैक्टर्स सबसे ज़्यादा हैं, बट इसके बिना भी ऐसा हो सकता है कि ओरल कैंसर हो जाए, जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस होता है, उसका भी इम्प्लीकेशन आता है। बहुत कम हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनमें डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से एक दांत है जो बहुत लगता रहा बहुत लंबे अरसे तक, और उसकी वजह से जो है ये बीमारी हो मतलब गई। कोई पुराना घाव रहा हो। पुराना घाव नहीं, अगर दांत लगता रहा और वो घाव बनता रहा तो उसके हिसाब से फिर ये चीज़ आती रही। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं इस बीमारी के। अच्छा, और आप कह रहे थे कि मदिरा या शराब के सेवन से भी माउथ कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। जी, कितने चांसेस है तो उसके? शराब डेफिनेटली एक कम इम्प्लिकेटिंग एजेंट है। रिस्क फैक्टर में शराब कम आता है, लेकिन शराब या कोई भी केमिकल अगर आप ले रहे हैं तो वो केमिकल भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस सेल को इरिटेट कर रहा है, क्योंकि वो जा तो इसी जगह से रहा है, और वो इरिटेट करेगा तो वो सेल रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत लंबे अरसे में अगर लिया जाए, और इसी को ही कैंसर बोलते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं भी करते हैं उनको भी हो सकता है ओरल कैंसर। जी ये जी कैसे सर, इसके क्या चांसेस हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम अगर हम 10 लोगों की बात करें तो उसमें से 7 से 8 लोगों को तंबाकू के सेवन से या धूम्रपान से ये बीमारी होती है। लेकिन अगर हम 2/10 की बात करें, 20% लोगों में बिना इसके भी हो सकती है। उसमें आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि एक वायरस है जो कि ज़्यादातर गले का कैंसर करता है। ये हमारे देश में कम है, वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज़्यादा है, बट फिर भी हमारे देश में इसके बहुत केसेस मिलते हैं। और दूसरा चीज़ है, अगर किसी भी वजह से क्रॉनिक घाव बन रहा है, जैसे कि एक दांत जो है वो बहुत शार्प था और किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसका कुछ कुछ घाव होता रहा बहुत लंबे अरसे से, और वहाँ पे या तो गाल पे या जीभ पे छाला होने की वजह से फिर बीमारी बन गई। सर, आप बता रहे थे कि जो सिनेमा में दिखाया जाता है कि उस तरह के सड़े हुए मुंह वैसे पेशेंट आते ही हैं, तो आपके ओपीडी करते हुए कैसे पेशेंट रह जाते हैं जिनकी हिस्ट्री जो नशे वाली होती है, या कुछ नॉर्मल भी आते हैं ऐसे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारी ओपीडी में हेड एंड नेक कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है। मैं बोलूँगा कि हम इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और इंडिया में, और वो भी यूपी में हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं, और इसलिए हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है। आदमियों में हेड एंड नेक और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस लगभग सेम है। ग्लोबोकॉन 2024 का इंडिया का डेटा बोलता है कि लगभग 15% सारे कैंसर्स में से जो कैंसर हैं वो हेड एंड नेक हैं, और वो बिल्कुल टॉप मोस्ट है। तो इसीलिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो जागरूक हैं तो वो जल्दी ही आ जाते हैं, जिसके अंदर मुंह में एक बहुत छोटा सा घाव हुआ, कोई छाला हुआ, और खासकर अगर 2 हफ्ते तक वो ठीक नहीं हो रहा है, उसका रंग कुछ सफ़ेदी में या कुछ लाली में है, तो उस वजह से ये बीमारी उनको पता लगती है और वो आ जाते हैं। बट इनकी संख्या कम है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको घाव हुआ, उनको जानकारी का अभाव है, और उनको पता ही नहीं है कि वो जो धूम्रपान या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उससे ये घाव संबंधित हो सकता है, और ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। और फिर भी वो अपना जो नशा है वो छोड़ते नहीं हैं, वो उसको करे रखते हैं, और वो घाव फिर आगे चल के एक गांठ बन जाता है, वो गर्दन में गांठ बना देता है, और वो घाव बहुत बड़ा, जो आप बोल रहे हैं कि हमें मूवीज़ में दिखता है या फिर जो पैकेट्स होते हैं उस पर दिखता है, वो एक बहुत बड़ा घाव बना सकता है, वो आर पार हो सकता है, और ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। तो वो जागरूकता के हिसाब से है कि कैसे आते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में इसकी जागरूकता हो, और मरीज़ या तो बहुत अर्ली स्टेज पे आए या फिर इनका सेवन ही नहीं करे, ताकि वो रिस्क फैक्टर्स ना हो। इस जवाब में सर आपने ये बताया, इसमें कम से कम आपने थोड़े सिम्टम्स का भी जिक्र किया, और इसको एलेबोरेट करें अगर सिम्टम्स को, प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक, तो क्या जी क्या सिम्टम है सर ओरल जी, कैंसर? तो जो ओरल कैंसर है वो हमें एक विभिन्न सिम्टम्स में पता लग सकता है। सबसे शुरुआती एक घाव होगा, जो कि घाव एक नॉन हीलिंग अल्सर होगा, जो कि
पेन नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है क्या कि कैंसर के घाव और कोई सामान्य घाव में कोई अंतर है उसको? जी, जी, बिल्कुल। तो अगर आप देखें कि सपोज़ किसी का पेट ख़राब है तो कुछ मुँह में छाले हो गए, या कोई वैसे कुछ आपने कुछ स्पाइसेस ले लिए तो मुँह में छाले हो गए, तो वो जो छाले होंगे वो पेनफुल होंगे और वो बहुत छोटे-छोटे, शायद आपको आँख से दिखें भी नहीं। लेकिन ये जो छाला होगा ये पेनलेस होगा, और वो छाले जनरली 10 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ भी आप अगर उसके सतह पे कुछ मलहम लगा लें तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें वो घाव ठीक नहीं होगा और वो बिल्कुल दर्द नहीं करेगा, और वो कुछ टाइम तक बढ़ता भी रहेगा। और जनरली उसका जो आकार है वो एक ओवल शेप का होता है और कुछ सफ़ेदी होती है आसपास। जो तो कैंसर का घाव यहाँ होता है। जो कैंसर का होता है, इसी से ही लक्षण शुरुआत होती है इस बीमारी की। तो सर फिर ऐसे ऐसे तो जो आम आदमी अपने अगर मुंह के घाव को, या आजकल क्या है कि लोग गूगल भी करते हैं जी, लक्षणों के बारे में, जी, तो ऐसे तो बहुत भ्रम कि वैसे भी अगर वाइट पैचेस, क्या बिना जी, कैंसर के भी वाइट पैचेस और ऐसे घाव हो सकते हैं कि जी। जो ओवल शेप में हों? जी, बिल्कुल। कुछ ऐसे बीमारियाँ हैं जो कि कैंसर की नहीं हैं, जिनके अंदर वाइट पैचेज़ हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है एक सोसाइटी को भी समझना कि अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन्होंने धूम्रपान या तंबाकू बहुत लंबे टाइम से किया हो। तो अगर किसी को कोई सफ़ेद घाव हो रहा है और उन्होंने धूम्रपान और तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं किया है, तो उनको बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनको अपने चिकित्सक के पास जाके उसको दिखा लेना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा पैनिक या एंशियस ना हो। लेकिन हाँ, साथ में ये भी ज़रूर बोलूँगा कि अगर कोई ऐसा सेवन करता है और उनको कोई घाव है, तो वो सावधान चांसेस रहें। हैं कि ये कैंसर हो सकता है, तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए। और सर इसको ये तो आपने बताया कि इंसान को इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस तरह के सिम्टम हैं। इसकी डायग्नोसिस क्या है सर? जी। कैसे इसको पहचाने कि आपको इसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी बताइएगा, उसकी डायग्नोसिस भी, और एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ डायग्नोसिस भी। जी, पहले मैं सिम्पटम्स एक बार ज़रा और बता दूँ कि जी। अगर ये घाव बढ़ेगा, तो फिर वो अंदर एक गाँठ पैदा कर सकता है और एक गले में गाँठ पैदा कर हुँ, सकता है, हुँ। और उसकी वजह से और आगे चल के परेशानी हो सकती है। सर कैंसर के क्या-क्या स्टेजेस हैं इसके अलावा? कि आप जब बता रहे थे कि किसी का अगर जो फेस हम लोग देखते हैं नॉर्मली एड्स वगैरह में, तो वो तो फिर एडवांस स्टेज है। जी। तो अगर इसको इस स्टेजेस को समझा सकें आप कैंसर के। तो जैसे कि हर कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, ऐसे ही माउथ कैंसर या ओरल कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में सिर्फ एक घाव होगा, जैसा कि हम बात कर रहे थे। सेकंड स्टेज के अंदर उस घाव को थोड़ा-सा अगर हम बड़ा कर दें, तो करीब 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच की बीमारी बन जाती है। तीसरी स्टेज में वो घाव कुछ लिम्फ नोड्स पैदा कर देता है यहाँ पे, कुछ लिम्फ नोड, सफ़ेद खून की लिम्फ नोड गाँठें। मतलब क्या हुआ? कुछ सफ़ेद खून की गांठें होती हैं जो गर्दन में होती हैं, नॉर्मली वो सबके गर्दन में हैं, करीब 1 से 2 मिलीमीटर की। अगर वो बढ़ जाएं और वो विजिबल हो जाएं, या तो सामान्य तौर पे किस जगह या पे होती है? अल्ट्रासाउंड पे, गर्दन में इस तरफ, अच्छा, यहाँ पे। यहाँ पर। हुँ। जी, इधर और पूरा यहाँ पे, दोनों तरफ होती हैं। तो वो अगर लिम्फ नोड की शक्ल ले ले तो वो स्टेज 3 की बीमारी हो गई, और अगर वो गर्दन से नीचे फैल जाए तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। लिम्फ नोड मतलब गाँठ हुआ, या कोई लिम्फ नोड पहले से होते हैं आप बता रहे हैं? लिम्फ नोड पहले से ही गर्दन में होते हैं सबके। वो नॉर्मली उनका काम होता है सफ़ेद खून को यहाँ से लेके हार्ट में लेके जाना, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, अच्छा, 1 से 2 तो मिलीमीटर उनमें का सूजन होगा। आ जाती है। उनको सूजन आ गई और वो बढ़ गया, वो साइज़ में बढ़ गया, तो वो या तो प्रतीत हो जाएगा, बाहर से दिख जाएगा, या फिर अल्ट्रासाउंड पे दिखने लग जाएगा। क्योंकि इसलिए कि जो डब्ल्यूबीसी है वो बॉडी का इन्फेक्शन से फाइट करता है, इस कारण से जी। बढ़ जाता है क्या? जी, नहीं, वो कैंसर के सेल्स उसमें चले गए अच्छा, और वो अच्छा। बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से इधर चला गया, हुँ, तो स्टेज अपग्रेड हो गई। हुँ। और उसके बाद अगर वो गर्दन से नीचे चला जाए तो फिर वो एडवांस स्टेज या स्टेज 4 में चला जाता है। अच्छा। और सर इसके क्या ट्रीटमेंट हैं? और आप कुछ ऐसे इंसिडेंट भी बताइएगा जी। कि जो जिससे आपको ओपीडी करते हुए, सर्जरी करते हुए बहुत सरप्राइजिंग रहे हों, कुछ ऐसे केसेस भी बताइएगा। क्या ट्रीटमेंट है सर इसका जी, ओरल जी। कैंसर? देखिए, स्टेज 1 अगर हम बात करें, तो स्टेज 1 में जैसा मैंने कहा कि एक छोटा-सा घाव है, तो उसका इलाज है सर्जरी। आप सर्जरी करके पूर्ण तरीके से उसकी सतह पे जाके उसको निकाल सकते हैं। उस सर्जरी में सिर्फ ये घाव नहीं निकलेगा, जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी निकलेंगे। एक ही तरफ के लिम्फ नोड निकलते हैं, बिकॉज़ बहुत बार हमने जो सर्जरी से पहले टेस्ट करे उसके अंदर बीमारी नहीं आई, लेकिन जो सर्जरी के बाद जब लिम्फ नोड निकाले तो उसमें कभी-कभी कुछ सूक्ष्म रूप में बीमारी दिख सकती है। तो इसीलिए ये वाली प्राइमरी सर्जरी और लिम्फेडेनेक्टमी, ये दोनों चीज़ें की जाती हैं। हुँ। ये स्टेज 1 का और स्टेज 2 का दोनों का उपाय है।
अब इसके बाद एक रिपोर्ट बन के आती है, उसके आधार पे ये डिसाइड होता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को सिकाई या रेडिएशन थेरेपी देनी है या नहीं देनी है। आम भाषा में गांव में सिकाई वगैरह बोलते हैं। सिकाई बोलते हैं, जी जी। अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें तो तीसरे स्टेज में घाव कुछ बड़ा होता है, तो उस बड़े घाव को हमें सर्जरी के जरिए ही निकालना है, बट वो सर्जरी एक थोड़ी बड़ी सर्जरी हो जाती है, जिसमें सपोज अगर गाल में बीमारी है तो गाल निकलेगा, साथ में कुछ जबड़े का कुछ हिस्सा निकलेगा, या कुछ अगर जीभ में बीमारी है तो जीभ निकलेगी, उसका कुछ जबड़े का हिस्सा निकलेगा। मतलब ये है कि कहाँ तक फैला हुआ है जी, उतना और पार्ट। हाँ, और उससे कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन भी लिया जाता है। अगर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तभी हमें ये कंफर्म रहेगा कि जो उसकी जड़ें हैं वो जड़ें भी हम निकाल रहे हैं, ताकि वो बीमारी दोबारा वो रूप ना ले सके। तो क्या सर ये सर्जरी के बाद दोबारा कैंसर होने के चांसेस नहीं थे पूरी तरह से आदमी जो ठीक हो जाता है? हाँ, सो वो भी स्टेज पे डिपेंड करता है। स्टेज 1 में ये जो पूरी तरह से ठीक होने की का जो प्रोसेस है ये 90% से ज़्यादा है, और अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो पूर्ण तरीके से ठीक होने का प्रतिशत करीब करीब 50% है। और सर इसकी जागरूकता में सबसे ज़्यादा कमी तो ओरल कैंसर में जागरूकता की ही कमी है। जी। आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? ज़्यादा शहरी पेशेंट ज़्यादा आते हैं या ग्रामीण पेशेंट ज़्यादा आते हैं? ग्रामीण पेशेंट ज़्यादा आते हैं, ग्रामीण पेशेंट, और वो भी वो लोग जिनको समझ का अभाव है। एक तो दो तीन तरीके से समझ का अभाव बोलूँगा। एक ये कि उनको ये पता नहीं था कि ये इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं और उन्होंने अपना नशा नहीं छोड़ा। दूसरा कि जब उनको पता लगा तो उनको इतना ज़्यादा भय है इलाज का, और सबसे ज़्यादा भय है बायोप्सी का, मतलब टुकड़े की जांच का। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ज़रूरी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी घाव बन रहा है तो आप उसकी बायोप्सी ज़रूर कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर इस बात का भ्रम है कि अगर बायोप्सी करेंगे तो वो बीमारी फैल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है उसका बिल्कुल थोड़ा विपरीत है। समझा दीजिए बायोप्सी को कि किस टुकड़े की जांच कैसे होती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि टुकड़े की जांच होती है जी इन्फेक्टेड एरिया की। जी। तो तो जो भी कितना बड़ा टुकड़ा निकालते हैं उसकी जांच के जो लिए? भी घाव होगा, उस घाव मुंह खोला जाएगा, उस घाव को देखा जाएगा, एक सुन्न करने का इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके अंदर बिल्कुल बहुत ज़रा सा दर्द होगा, जैसे किसी को चींटी काटे वैसा दर्द होता है, वैसा हुआ। और उसके बाद एक बिल्कुल बारीक टुकड़ा लिया जाता है एक औजार के जरिए। इसमें कोई चीरा नहीं आता, कोई टांका नहीं आता, ठीक है। इसी को ही हम बायोप्सी बोलते हैं, और बायोप्सी करना बहुत अनिवार्य चीज़ है, बिकॉज बायोप्सी से ही पता लगेगा कि ये बीमारी ये रूप ले चुकी है या अभी वो रूप नहीं लिया है, कुछ और बीमारी है। और बायोप्सी से ही प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस होता है। जो मैं कह रहा था वो ये है कि बायोप्सी के लिए भ्रम है समाज में कि बायोप्सी करी तो बीमारी फैल गई। ये एक भ्रम है। जो सच्चाई है इसके विपरीत है कि बायोप्सी करने से हमें बीमारी का जो आकार होता है, जो उसकी बनावट है, जो उसका स्वरूप है, वो पूरा पता लगता है। तो बायोप्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके थ्रू हमें इस चीज़ तक पता लगता है। बायोप्सी ये है कि आप उस टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं स्टडी करते हैं जी कि वहाँ, और उस जो कैंसर सेल की ग्रोथ है जी, कि कैंसर है भी या नहीं, और अगर है तो कौन से प्रकार का है। सर, आपके पास सबसे ज़्यादा कौन से स्टेज के पेशेंट आते हैं कैंसर, ओरल कैंसर के? जी, जैसा कि मैंने बताया कि एक समझ का और जानकारी का अभाव है, तो अमेरिकन पॉपुलेशन में स्टेज 1 के पेशेंट्स जनरली 50 से 60% हैं। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टेज 3 से स्टेज 4 के पेशेंट्स करीब 50 से 60% हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि अगर हमारे यहाँ पर पता भी लग रहा है तो बहुत देर में पता लगता है, या लोग उसको देर कर देते हैं आने में डॉक्टर के पास। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि जो इलाज का डर है उसकी वजह से वो एक सही चिकित्सक के पास ना जाके, एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास ना जाके, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिसमें उनको ये बोला जाता है कि कोई भी हकीम या कोई ऐसा वैद्य जो कहें कि खतरा है जान, जो बोला जाता है कि वो पुड़िया वगैरह दे देंगे और वो कहेंगे कि आप तंबाकू का सेवन भी करते रहिए और साथ में हमारी भी दवाई खाते रहिए। अब शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर तंबाकू का सेवन कोई रोक ही नहीं रहा तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगता है कि वो जो घाव था वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब मुझे पता लग रहा है कि मेरे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए उस प्रक्रिया से घबराएं नहीं। अगर कोई चीज़ है तो उसको सामने से लें और इलाज की तरफ जाएं। इलाज करके इसका पूर्ण तरीके से स्टेज 1 और 2 में हाईएस्ट सर्वाइवल है और पूर्ण तरीके से पेशेंट ठीक हो जाते हैं।
सर लगे हाथ वो भी बता दीजिए कि आप कह रहे थे कि किसी को पेट में दिक्कत होती है तो छाले पड़ जाते हैं, जी। वो क्यों पड़ते हैं सर? और क्या इसमें क्या फैक्ट है और क्या मिथ है? जी, जी। तो कोई भी चीज़ आपने ली और सपोज़ पेट की पाचन क्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे। हुँ, अगर न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे हैं, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, वो विटामिन, मिनरल हमारे मुँह की जो सतह होती है, जो म्यूकोज़ा होता है, वो बहुत बार बनती बिगड़ती है पूरे दिन में। तो वो बनती बिगड़ती को विटामिन और मिनरल्स बना रहे हैं। अगर वो पूर्ण तरीके से पाचन क्रिया अच्छी ना होने की वजह से बहुत अच्छे खून में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से कुछ माइक्रो अल्सर्स हो जाते हैं। वो माइक्रो अल्सर्स की कुछ दवाई आती हैं लगाने की और खाने की, अगर उसकी पूर्ति शरीर में और खून में हो जाए तो वो अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। तो क्या कॉन्स्टिपेशन से भी होते हैं? लोगों के दिमाग में, आम आदमी के भ्रम में है कि नहीं, नहीं? ये एक भ्रम है। हाँ, ये एक भ्रम है कि कॉन्स्टिपेशन है तो अल्सर्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं पाचन क्रिया की बात कर रहा हूँ जो कि एक अलग चीज़ है, वो लिवर से रिलेटेड हो गया। कॉन्स्टिपेशन से मुँह के छालों का लेना देना नहीं है। एक तो इस बीमारी में अवेयरनेस की कमी है हुँ, कि हुँ। ऐसे ही पेशेंट आते हैं कि जो बहुत ओवर अवेयर हैं और गूगल करके और हुँ, सिम्टम्स को जी, देख करके आए कि कहीं तो मुझे कैंसर तो नहीं है, क्योंकि कैंसर आज के ज़माने में जी, एक एक डर है लोगों जी, में, और वो सबके मन में रहता है कि अब कहीं जो लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर जी, हैं कि कहीं मुझे कैंसर ना, वो हल अच्छा गूगल जो है हर जी। सिम्टम को कैंसर भी बताता भी रहता है। जी, ऐसे पेशेंट जी। भी आते हैं आपके? जी, बिल्कुल आते हैं। तो हमारे पास ओवर अवेयर पेशेंट्स भी आते हैं। वो जनरली जो है वो शहरी मरीज़ होते हैं जो ओवर अवेयर हैं। वो ओवर अवेयर इसी से ही हैं कि वो उन्होंने कोई चीज़ सोशल मीडिया पे या गूगल पे पढ़ी और उसमें उन्होंने देखा कि ये जो मुझे लक्षण हो रहा है ये कैंसर की तरफ इशारा कर सकता है। और अगर हम ओरल कैंसर की बात करें तो कुछ मुँह में कुछ छोटा-सा दाग भी हो गया और वो बहुत ज़्यादा उससे भयभीत हो जाते हैं। हम ये और जनरली ये वो लोग होते हैं जो धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, जो हमें आके बताएँगे नहीं कि धूम्रपान का हम सेवन करते हैं, लेकिन बातों-बातों में फिर हम जब पता करते हैं तो ये चीज़ है और हुँ। उसी से ही उनका डर पैदा हुआ होता है। तो हम जब उनको बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको बीमारी नहीं है लेकिन आपको आगे चल के हो सकती है, तो लेकिन धूम्रपान का आप सेवन ना करें, तो वो इस बात को नहीं मानते, लेकिन फिर भी परेशान वो रहते हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते, वो भी उनको पता है अगर अभी बीमारी नहीं है, तो दे कंटिन्यू टू स्मोक। रिकवरी के चांसेस सर क्या हैं इसमें? अगर आपको डायग्नोज़ होता है, आपने बताया कि फर्स्ट स्टेज तो 50 से 60% पूरी तरह रिकवरी हो जाती है। हुँ। आगे इसके अगर कैंसर फैल गया है और इसकी मॉर्टेलिटी जो रेट है वो उसके बारे में कुछ बताइए? जी, मैं स्टेज 4 की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास 50 से 60% लोग स्टेज 3 और 4 में आ रहे हैं। तो स्टेज 4 के पेशेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर बीमारी फैल चुकी होती है। उस स्टेज में हम सर्जरी या सिकाई नहीं कर सकते। तो उस स्टेज के लिए हमारे पास कुछ और पद्धति हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, जैसे कि अभी एक लेटेस्ट पद्धति आई है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी से स्टेज 4 के पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स क्या हैं। ये थेरेपी थोड़ा एक्सप्लेन करो हाँ, सर? मैं इसके बारे में बताता हूँ। इम्यूनोथेरेपी से स्टेज 4 के पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और ये इम्यूनोथेरेपी ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए कारगर है जिन लोगों ने धूम्रपान का सेवन किया हो या तंबाकू का सेवन किया हो। तो ये सोसाइटी को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई हिस्ट्री है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि स्मोकिंग या टोबैको की हिस्ट्री है, ताकि उसी के हिसाब से डॉक्टर चयन कर सके कि इनके लिए कौन-सा इलाज सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो इम्यूनोथेरेपी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की एक एक प्रक्रिया है जो नॉर्मल एक बॉटल के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में ही दी जाती है और वो नस में दी जाती है। हुँ। करीब 2-3 घंटे का एक बोतल चढ़ेगी और उसके बाद फिर पेशेंट घर चले जाते हैं। लेकिन ये काम कैसे करती है? ये कीमोथेरेपी की तरह नहीं है जिसके अंदर सोसाइटी में होता है कि कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इम्यूनोथेरेपी से जनरली कीमोथेरेपी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इसकी काम करने का जो मैकेनिज़्म है वो कीमोथेरेपी से अलग है। आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक राज्य है जिसके अंदर एक राजा है और कुछ प्रजा है। अब उस प्रजा के ऊपर आक्रमण हुआ और बाहर से कुछ लोग आ गए जो उस प्रजा को परेशान कर रहे हैं। वो जब सबसे पहले आएँगे वो लोग हो गए कैंसर के सेल्स। वो जब सबसे पहले आएँगे तो वो जो उस राज्य में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको वो बेहोश कर देते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे नेचुरल इम्यूनिटी के सेल्स। अब जब कैंसर अंदर एक प्रलय मचाएगा तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स तो अब बेहोश हैं, तो वो अपना कुछ भी दुष्प्रभाव शरीर पे कर सकता है।
अगर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो वो सबसे पहले अपने सिक्योरिटी गार्ड जो सो गए हैं उनको जगाता है। जब उनको जगाएगा तो क्या होगा कि वो जब जागेंगे तो वो देखेंगे कि नॉर्मल सेल्स जो नॉर्मल प्रजा है उनको तो पहचानेंगे, जो बाहर के तत्व हैं उनको भी पहचानेंगे, वो उनको किल करेंगे और नॉर्मल सेल्स को नहीं। इस तरीके से आपके शरीर पे क्षति भी नहीं हुई और जो हमने इलाज करना था बीमारी का वो भी हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो। जी इसके बारे में हम सर बात करें कि इस बीमारी का, जैसे मैं पढ़ रहा था कि कैंसर, कई बार आप अनलकी होते हैं तो भी कैंसर हो सकता है आपको, कि मतलब सारी सावधानी बरतने के बाद भी किसी को कैंसर हो सकता है। लेकिन ओरल कैंसर इस मामले में अलग है। आपको जीआई कैंसर हो रहा है, आपको लंग कैंसर हो रहा है, जी आप नहीं स्मोक कर रहे हैं फिर भी। जी लेकिन इसमें तो ज़्यादा कारण जो है जी आपका जो है खुद का नशा करना ही जी है, जी वो जी सिगरेट और तंबाकू। आप क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताना चाहें तो? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। हम हमेशा बोलते हैं कि ये तो एक ऐसी बीमारी है जो अगर हम बिल्कुल सावधानी बरत रहे हैं तो भी किसी को हो जाती है। लेकिन हम क्योंकि आज ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं तो ओरल कैंसर के बारे में ये चीज़ नहीं बोला जा सकता। ओरल कैंसर में आप खुद अपने तकदीर के ज़िम्मेदार हैं। अगर आपने नशा किया है, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो तंबाकू का सेवन हो, ज़्यादातर तभी चांसेस हैं कि ओरल कैंसर हो सकता है। तो अगर कुछ लोग ये वीडियो आज देख रहे हैं और आज भी वो संभल जाएं तो वो ओरल कैंसर से बच सकते हैं। और जानकारी ही बचाव है और बचाव इलाज का सबसे बड़ा उपाय है। तो अगर धूम्रपान और जो तंबाकू है उसका नशा छोड़ दिया जाए तो ओरल कैंसर से हाई चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यू शुड लीव योर एडिक्शन एज मच एज पॉसिबल। सर कैसे पेशेंट ज़्यादा आते हैं, पुरुष ज़्यादा आते हैं महिलाएं ज़्यादा आती हैं? पुरुष, इसमें पुरुष बिकॉज अगेन एडिक्शन की वजह से है तो पुरुष ज़्यादा आते हैं। बट महिलाएं भी आती हैं जो धूम्रपान का सेवन करती हैं और उनको वो बीमारी होती है। महिलाएं जो धूम्रपान का जो हिस्ट्री है उसको ज़्यादा छुपाती हैं। हमें बोलना पड़ता है कि आप धूम्रपान का सेवन करते हैं, जिसमें सबसे पहले एकदम से आता है कि अरे नहीं नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके दांत दिखा रहे हैं या आपके फेफड़े दिखा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे वो बोलते हैं कि हाँ हमने किया है लेकिन हमने अब छोड़ दी है। तो मैं बोलता हूँ कि कितना टाइम हो गया छोड़े हुए, तो बोलते हैं 2 दिन हो गए छोड़े हुए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि 2 दिन हो गए या आज सुबह भी कुछ 1-2 तो पी होंगी, तो बोली बस आज तो एक ही पी के आई हूँ लेकिन वैसे तो मैं 10-10 पीती थी। तो ये सब चीज़ नहीं हो। आपको अगर अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो पूर्ण तरीके से जो नशा है उससे दूर रहना तो होगा। सिम्टम आ भी रहे हैं तो आपको जाकर डॉक्टर के पास जी सबको सच बताना चाहिए। जी जी बिल्कुल सच बताना चाहिए और उसी से ही हम जो है प्लान करते हैं। प्लान भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट का। जो मैंने इम्यूनोथेरेपी की बात की, बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आज से छोड़ देंगे, आपके सर की कसम खा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। सर तंबाकू के अलावा क्या ओरल हाइजीन अगर ठीक नहीं है तो भी क्या कैंसर का कोई कारण हो सकता है, कैंसर का? जी कुछ हद तक ओरल हाइजीन कारण है, लेकिन ओरल हाइजीन भी इनडायरेक्टली नशे से ही रिलेटेड है। जो आदमी नशा करता है उसके मुंह में दांत में कुछ तंबाकू लगा हुआ रह जाता है जिसकी वजह से ओरल हाइजीन पुअर होती है। जनरली देखा जाता है कि सिर्फ ओरल हाइजीन से ये बीमारी नहीं होती, लेकिन हाँ आपको मुंह का जो ख्याल है वैसे ही रखना चाहिए जैसा कि आप बाकी अपने अंग का ख्याल रखते हैं। और हाइजीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी एज वेल। क्या जेनेटिक भी होता है सर ओरल कैंसर? बहुत कम। इसका जवाब ये नहीं कह सकते कि नहीं है, बट बहुत कम। मतलब आप मान लीजिए 1% या उससे भी कम कुछ ऐसे जर्म लाइन म्यूटेशंस होते हैं, कुछ ऐसे अनुवांशिक तत्व होते हैं जो कि म्यूटेट हो गए जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। उसमें देखने का तरीका ऐसा रहता है कि उस मरीज़ को सिर्फ ओरल कैंसर नहीं होगा, आगे चल के या पहले कुछ और कैंसर का भी कुछ हिस्ट्री रही होगी। इसके अलावा सर आप कुछ अगर जोड़ना चाहें इस बातचीत में और अपने एक्सपीरियंस से? जी जी। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो हमने बात की, हमने धूम्रपान की और नशे की बात कर ली, लेकिन वो 20% लोग जिन्होंने नशा नहीं किया लेकिन उनको भी ये बीमारी हुई है, तो उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जनरली थ्रोट का कैंसर हो सकता है। तो अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर आपने सुना हो तो वो सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उससे संबंध रखता है। और उसके एवज में सरकार ने कुछ कैंपेन्स भी निकाले हैं और कुछ वैक्सीन आ गई हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, जो कि सर्वाइकल कैंसर की बचाव के लिए दी जाती हैं और 95% से ज़्यादा उनका बचाव का रेट है।
तो वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस थ्रोट के कैंसर से भी इम्प्लिकेटेड होता है। तो सरकार ने अभी हाल ही में जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए वो वैक्सीन को ऐड किया है, जिसमें महिलाएं ही हैं जाहिर तौर पे। लेकिन मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ और मैं सरकार से दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक 20% थ्रोट का कैंसर ऐसा है जिसका पूरा बचाव हो सकता है अगर पुरुषों में भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन को हम ऐड कर दें और खासकर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कर दें तो ये बचाव हो सकता है। और वही सेम वैक्सीन है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर ये चीज़ की जा सके तो इस तरीके से बचाव करके हम लोगों को उनको और जानकारी दे सकते हैं और इस बीमारी से बचा सकते हैं और बहुत जानें बच सकती हैं। लेकिन क्या सर अभी आप कह रहे थे कि तो इंडिया में उतना ज़्यादा ये है नहीं ये वायरस, इसलिए भी शायद इसकी जागरूकता ना हो कि जब ये फैलेगा तब तो फिर उसके बारे में कुछ सोचा हाँ, जाएगा। तो इंडिया में 20%, बाहर तो ये 70% इम्प्लीकेशन है। तो बट 20% भी अगर हम देखें कि भारत की जनता इतनी है कि वो 20% भी अगर निकालें तो वो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। और अगर ये बचाव का एक ज़रिया बन सकता है और सिर्फ एक इंजेक्शन से हम बच सकते हैं तो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए। इम्यूनोथेरेपी में आप कुछ जोड़ना हाँ चाह रहे थे? हाँ, तो एक पेशेंट हमारे पास आए थे जिनका सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद बीमारी वापस आ गई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा और एक बहुत बड़ी गांठ बन गई यहाँ पे और एक गर्दन के पास यहाँ बन गई जिसमें वो बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। मतलब वो मेरे पास 1-2 दिन आए तो मैं भी देख पा रहा था कि हर दिन बीमारी 1 से सवा सेंटीमीटर बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही बहुत थी, रैपिड बोलने ग्रोथ। में बहुत रैपिड ग्रोथ थी। तो उस समय इम्यूनोथेरेपी इंडिया में नई नई आई थी, मैं बात कर रहा हूँ 2020 के आसपास की, और कोविड का टाइम अभी फर्स्ट वेव ख़त्म ही हुई थी। तो हमने उनको इम्यूनोथेरेपी के बारे में बताया। उसका कारण ये है कि उनको कीमोथेरेपी देने का उनका शरीर अलाउ नहीं कर रहा था, ही वॉज ऑन द वीकर साइड, और दूसरा उनको धूम्रपान की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री थी। तो मैंने इम्यूनोथेरेपी उनको बताया और वहाँ पे मैंने इम्यूनोथेरेपी उनकी शुरू करी और एक ही सिटिंग में एक देने के बाद उनका मुझे 6 या 7वें दिन फ़ोन आया कि जो गांठ है वो टूट के गिर रही है और हम भयभीत हो रहे हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। जब वो आए, गिर रही है मतलब? हाँ, तो जब वो आए तो मैंने देखा कि वो गांठ इम्यूनोथेरेपी से 6 या 7 दिन में ही इतनी सिकुड़ गई थी अच्छा। कि वो सिकुड़ने के बाद उसके ब्लड वेसल्स नेचुरली कट गए और वो जो अंश थे वो गिर रहे थे। छोटी तो हो गई। दैट वाज एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन, वो एक अच्छी चीज़ हो रही थी पेशेंट के साथ। और करीब 2 से 3 हफ्ते में वो गांठ पूरी गायब हो गई। वो करीब करीब 7 सेंटीमीटर की गांठ थी जो कि पूरी गायब हो गई। वो पेशेंट आज भी पूर्ण तरीके से बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 2020 की और आज 2025 क्या चल स्टेज रहा है। 3 कैंसर था? ये स्टेज 4 का कैंसर था। अच्छा। तो स्टेज 4 के कैंसर में हम बहुत बार सुनते हैं कि कोई मरीज का इलाज हुआ लेकिन वो जो है तो नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण, अल्सर नहीं था क्या, कि सिर्फ लिम्फ नोड्स का ही कैंसर था? नहीं, वो बीमारी मतलब इतनी बढ़ गई कि वो मुंह से बाहर आ चुकी थी। अच्छा। तो इतनी बड़ी उसने गांठ बना दी थी, ठीक है ना, तो इसलिए स्टेज 4 उसमें हुआ। सर्जरी नहीं की आपने? उसमें सर्जरी हो नहीं सकती थी बिकॉज 3 महीने पहले ही सर्जरी हुई थी जो कि सर्जरी जो विफल हो गई थी। तो इस तरीके से अब जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसी हम कहानियां सुनते हैं जिसके अंदर हमने इलाज करवाया लेकिन इलाज का असर नहीं आ पाया। तो ये एक अच्छी कहानी है जो कि समाज को पता लगनी चाहिए कि एक स्टेज 4 का मरीज भी 5 साल से ज़्यादा हो गए और वो जी रहा है। और ऐसे मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी की वजह से पेशेंट जिनकी स्मोकिंग या टोबैको की हिस्ट्री थी, दे हैव बीन लिविंग फॉर मोर देन 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। एक 92 साल के भी व्यक्ति हैं मेरे पास जिनको बहुत बड़ा यहाँ पे गांठ हो गई थी, वो एक आयुर्वेदिक इलाज कर रहे थे, फिर हमने इम्यूनोथेरेपी से उनको ठीक किया और वो गांठ बिल्कुल साफ़ हो गई और अभी भी वो ठीक हैं। तो बीमारी की रोकथाम हो पाई, लेकिन रोकथाम भी ऐसी कि मरीज़ को कोई क्षति नहीं और बिल्कुल अपनी दिनचर्या और नॉर्मल लाइफ वो आराम से जी रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज अगर आप बता रहे हैं इसका कि आपको तंबाकू खाना ही है, नहीं तंबाकू नहीं, छोड़ना ही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे, इट इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन अगर बीमारी हो गई है तो आप इसको घबराएं नहीं और इसको आप होपलेस सिचुएशन ना माने। आपको प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जो इलाज अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें।
और सर जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं एडिक्शन की वजह से, उनके जी। लिए क्या सलाह देंगे? आप क्या सलाह देते हैं ऐसे पेशेंट को कि आपके यहाँ पेशेंट आते होंगे, आप कहते होंगे भाई भाई ये मत खाइए, ये तंबाकू जी। मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए, जी। लेकिन फिर भी वो एडिक्टेड ऐसे हैं कि वो फिर उसको क्विट नहीं कर पाते हैं, उनके जी। लिए क्या करना चाहिए उन जी, लोगों को? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 2 तरीके हैं इसके। एक तो सबसे पहला है अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर, हुँ, और दूसरा है कि आप कुछ अपनी मेडिकेशंस का भी सहायता लें इसको छोड़ने के लिए। तो वो मेडिकेशंस का सहायता तब ले पाएँगे जब 70% अपनी विल पावर इसके अंदर काम आती है। तो आपको ये समझना है कि ये जो मैं नशा कर रहा हूँ, इसको छोड़ने से मेरा भी फ़ायदा है और मेरे परिवार का भी फ़ायदा है। और इसमें फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। एक फ़ाइनेंशियल फ़ायदा है मेरा, एक मेरा इमोशनल फ़ायदा है, हुँ, हुँ, और पारिवारिक तो मैंने आपको बताया ही। तो बहुत बार आपने भी देखा होगा कि नशा तब याद आता है जब आप यार दोस्त के साथ बैठते हैं। तो हुँ, आपको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा बैठना पड़ेगा जो कि आपको बोलेंगे कि ये नशा मत करिए, और उनसे गुस्सा नहीं करना है अगर वो आपको याद दिला रहे हैं तो। ये तो हो गया जो कि विल पावर वाला पार्ट हो गया। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो मेडिकेशंस में कुछ ऐसे मेडिकेशंस आते हैं जो कि आपने सुना होगा, कुछ च्युइंगम्स आती हैं, हुँ, कुछ निकोटीन की मिमिकर्स आते हैं जो कि रिसेप्टर्स जो होते हैं निकोटीन के ब्रेन में, उसको सैचुरेट कर देते हैं। तो आपको जो वो तलब आती है अंदर से, जो लत की वजह हुँ, बनती है, वो तलब कम आएगी और धीरे धीरे फिर आप इस नशे को छोड़ सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वो क्या करते हैं कि वो मरीजों को अपने पास 10 या 15 दिन रख के ये सारी चीज़ें समझाते हैं। वो अलग से रखने का भी यही रीज़न होता है कि एक तो उनको दवाई टाइम से मिल सके, और दूसरा वो अपनी संगत से दूर हो सकें, ताकि उनकी काउंसलिंग करके विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और फिर वो अपने नशे को छोड़ सके। सर जब मरीज को पता लगता है कि उसको कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो वो कैसा उसका रिएक्शन होता है? और क्या एज अ डॉक्टर आप कभी ऐसे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं पेशेंट हुँ। से? जी, बिल्कुल। देखिए ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजिस्ट होने का ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट है कि कैसे हम बीमारी के बारे में मरीज़ और उनके परिजनों को भी बताएँ, ठीक है? इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, और ये एक पूरा चैप्टर है जो हमें पढ़ाया जाता है जब हम ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ रहे होते हैं। और सिर्फ़ आप भी इस बात को मानेंगे कि ये इसमें बहुत सारे जो हैं न्यूएंसेस हैं, तो ये सिर्फ़ पढ़ाने से नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये सब चीज़ें आती हैं। मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो मुझे पता है कि कैसे मरीज़ और मरीज़ के परिजनों को हमें सँभालना पड़ता है जब ये बीमारी के बारे में पता लगता है, बिकॉज़ उनको लगता है कि पूरा संसार जो है वो अब ख़त्म हो गया है और पहाड़ टूट पड़ा है मुसीबतों का। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि मरीज़ को डायरेक्टली ये बीमारी के बारे में ना बताया जाए, और हम परिजनों को पूरी तरीके से बताते हैं। परिजनों को उनके जो ट्रीटमेंट है, जो उसका डायग्नोसिस कैसे होगा और क्या इसके अंदर प्रोसेस के इम्प्लीकेशंस हैं, वो पूरी पारदर्शिता से बताना हमारा काम है। लेकिन मरीज़ के साथ हमें चाहते हुए भी हम नहीं बता सकते, और उससे हमें हुँ, कुछ कुछ दूरी या कुछ पर्दे रखने पड़ते हैं, बिकॉज़ हम ये मानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा तो नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे हुँ, पास बहुत ऐसे मरीज़ हैं जो पूर्ण तरीके से ठीक हैं, और वो ठीक हैं हमारे प्रयासों से, ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स की वजह से, और उनके अपने विल पावर और परिजनों के अथक प्रयासों की वजह से। तो ये एक टीम एफर्ट होता है। इस टीम में मैं भी एक भागीदार हूँ। हुँ, मुझे चाहिए कि मैं पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट प्रोसेस में तो इन्वॉल्व हुई हूँ, लेकिन एक इमोशनली भी सोचूं, क्योंकि अगर मैं उनको अपने आप को उनके जूतों में रख के सोचूं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि उनका इमोशनल कोशेंट अभी क्या चल रहा है, उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखने हैं, बिकॉज इस बीमारी में खर्चा हुँ, भी होता खर्चा है, बहुत है। और मुझे ये भी सोचना है कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो ये मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ें सोच के ही उनको इलाज के बारे में बताऊं, और एक ट्रीटमेंट प्रोसेस से जब होके गुजरें तो उनकी हैंड होल्डिंग करें, और उनको ये महसूस होने दें कि हम उनके साथ हैं, ना सिर्फ एक डॉक्टर पेशेंट के नाते, बट एक इमोशनली भी हम उनके साथ हैं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं। सर आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में यंग लोग बहुत सिगरेट और इसका इस्तेमाल करते हैं। आप क्या लगता है आपको, जैसे आप सड़क पर किसी को
पान गुटखा तंबाकू थूकते हुए लगता है, क्या दिल में आता है आपके? देखिए पर्सनली मैं कोई तंबाकू या गुटखा का सेवन या कोई स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं करते और सिर्फ बाकी जनता करती है, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये सब चीज़ें खूब करते हैं। तो जो भी लोग करते हैं उनको मेरा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि यंग लोग हैं जो बिना सोचे समझे ही, मतलब शायद दिन में कितनी सारी सिगरेट पी लेते होंगे और शायद गिनती भी नहीं होगी। उनको ये समझना है कि इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। हम तो कैंसर डॉक्टर हूँ तो मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्मोकिंग के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस और ऑर्गन्स पे भी हुँ। होते हैं जो हमें पता है, चाहे वो दिल हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, स्मोकिंग तो मैं देख रहा था कि लंग्स किडनी के हो, लिए, मुँह के लिए सब लंग्स के मतलब। लिए और भी बीमारियां होती हैं। तो हुँ। इसलिए आपको ये समझना है कि ये एक फैशनेबल चीज़ भी बन गई है, ठीक है ना? तो वो फैशनेबल चीज़ आगे चल के आपके लिए बहुत दुखदाई हो सकती है। तो यंग लोग को तो एक्चुअल में एक रेवोल्यूशन लाना चाहिए। यंग लोगों को तो और ज़्यादा इसके बारे में जागरूक होना भी चाहिए और जागरूकता फैलानी भी चाहिए। हुँ। इसको आप कूल या फैशनेबल नहीं माने, नहीं मानिए। बिकॉज़ ये कूल और फैशनेबल तभी तक लगता है जब तक आपको स्वास्थ्य पे अभी चीज़ें पता नहीं लग रही हैं, हुँ। लेकिन आगे चल के, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो 1 या 2 साल में परेशानी पैदा करेगी, ये पैदा करेगी 15-20 साल में। तो इसीलिए उस चीज़ को दूर रहें उससे और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें और ऐसी संगत बनाएं जिस संगत में ये सब चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके यार दोस्त भी ऐसे हों जो इस बात से इत्तेफाक रखें कि हमें इस परेशानी से, इस नशे से दूर रहना है। हुँ। ठीक है सर। मुझे लगता है कि हमने ओरल ओरल कैंसर से जुड़ी लगभग सारे टॉपिक को, सारे सवालों को कवर कर लिया। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो आज हमने डॉक्टर बजाज से जाना गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीज़ें जितना कूल दिखती हैं, हकीकत में उतनी ही खतरनाक होती हैं। अगर ये बातचीत आपको ज़रूरी लगी हो तो इसे शेयर करिए, फैलाइए और लोगों की ज़िंदगी बचाने में मदद करिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक ज़रूरी मुद्दे और किसी और बातचीत के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। शुक्रिया।